नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक मौत सड़क हादसे से होती है और इसकी वजह होती है लापरवाही से ड्राइविंग। रांची में पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। रैश ड्राइविंग इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, लेकिन रांची के युवा इससे सबक सीखने को तैयार नहीं दिखते। रांची के नौजवान चंद पल के रोमांच के लिए अपनी अनमोल जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। बढ़ते सड़क हादसे और राहगीरों की मौत का सिलसिला इसी स्टंटबाजी का नतीजा है। चमचमाती सड़कों पर हवा से बातें करते नौजवान, चर्चित मुंबईया फिल्म धूम के हीरो जॉन अब्राहम की तरह बाइक को गोल गोल नचाते नौजवान, और दौड़ती बाइक पर बॉलीवुड हीरो अजय देवगन की तरह खड़े होकर स्टंट करते नौजवान। इस वक्त हम रांची के रिंग रोड में मौजूद है, जहां अक्सर यूथ आकर खुलेआम प्रशासन के नाक के नीचे बाइक और गाड़ियों से स्टंट करते हैं और इसमें कई लोग घायल भी होते हैं और कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब रांची के सड़कों पर खुलेआम ऐसी स्टंट्स हो रही है तो प्रशासन कहां है? न हादसे की चिंता और न अपनी बेशकीमती जिंदगी की फिक्र। इन्हें तो चंद पल का रोमांच चाहिए, जिसके खातिर ये नौजवान अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। कभी तूफानी रफ्तार से फटफटिया दौड़ा रहे हैं तो कभी खिलौने की तरह बाइक को नचा रहे हैं। इतने से भी मन नहीं भर रहा तो दौड़ती बाइक पर खड़े होकर अजय देवगन की तरह हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्टंटबाजी हर दिन झारखंड के न जाने कितने नौजवानों की जान ले रहा है। कि कल खुले सड़कों पे लोग स्टंट करते हुए यूथ नजर आए, और मैं यूथ को ये बात बताना चाहूँगा कि आप इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं लोग बीमारियों से मर रहे हैं तो हम उन्हें बचाते हैं, और आप ऐसा स्टंट करके अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं और हम कितने यूथ को खो रहे हैं। चाहे गेतल सूद की रोड हो या फिर रिंग रोड की चमचमाती सड़कें, रफ्तार के शौकीनों का झुंड आपको हर जगह बाइक के साथ स्टंट करता दिख जाएगा। उन सड़कों पर दौड़ती भागती ट्रैफिक की रफ्तार के बीच 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक दौड़ाना और उस दौड़ती बाइक पर खड़े होकर मौत का खेल खेलना, यही इनका मनपसंद शगल है। इस स्टंटबाजी में अक्सर किसी को गंभीर चोट आती है, कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो किसी की जान तक चली जाती है। फिर भी ये स्टंटबाज अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कितने यूथ को खो रहे हैं। कहीं ना कहीं यूथ आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और इस देश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरी इस यूथ से अपील होगी कि आप ऐसा स्टंटिंग न करें, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यही युवा झारखंड और देश के भविष्य है। ये चाहे तो अपने दम से आसमान झुका दे, फिर पल भर के रोमांच और रफ्तार की सवारी के लिए आखिर अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा रहे हैं? ऐसे में प्रशासन की नजर अब तक इन सारे बड़े बड़े रोड्स पर नहीं पहुंची है, जहां खुलेआम बाइक स्टंट हो रहा है, मौत का खेल खेला जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो ऐसी ही स्टंटबाजी पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि इन सड़क हादसों के बाद भी सबक क्यों नहीं सीख रहे हैं ये युवा, क्योंकि युवाओं की जान इस तरह की स्टंटबाजी में सबसे ज्यादा जा रही है, जो इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का सबब भी है। तो सड़क हादसों के बाद भी सबक क्यों नहीं सीखते ये युवा, और रांची की सड़कों पर स्टंटबाजी पर प्रशासन चुप क्यों है? जरा से रोमांच के लिए दांव पर आखिर युवा अपनी जान क्यों लगा रहे हैं? ये वो तमाम सवाल, और इन सवालों के पीछे सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये होनी चाहिए कि युवाओं की जान न जाए और युवा खुद इस तरह के स्टंटबाजी से बचे। जमशेदपुर के बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधर में लटक जाने के बाद अब ग्रामीणों ने
पदयात्रा की शुरुआत की है। पानी की मांग को लेकर बागबेड़ा से दिल्ली के लिए 21 लोगों ने 93 दिनों की पदयात्रा की शुरुआत की, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। पदयात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। ग्रामीणों का 21 सदस्यीय जत्था बागबेड़ा हर हर गुट काली मंदिर से दिल्ली के लिए कूच कर गया, जो रांची में सीएम के सामने प्रदर्शन के बाद 13 जून को पीएम के सामने भी अपनी मांगों को रखता हुआ नजर आएगा। आपको ये बता दें कि बागबेड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हर घर पानी मिले, इसके लिए बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की आधारशिला 2015 में ही रखी गई थी। योजना को 2018 तक पूरा हो जाना था। 237 करोड़ की योजना में 211 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं, लेकिन 2022 आ चुका है। इस 2022 तक भी ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई और ऐसे में लोगों ने पानी के लिए पदयात्रा की शुरुआत अब मजबूरन कर दी है, जिसमें सीएम से लेकर पीएम तक योजना को एक बार फिर से शुरू करने की गुहार लगाई जाएगी। ग्रामीण जलापूर्ति योजना नहीं उतरती है और ये जो पैसे का बंदरबाट जो विभाग और सरकार और जिसके माध्यम से भी एजेंसी के माध्यम से किया गया है, इन सभी लोगों से नहीं वसूला जाता है। हमारी ये पदयात्रा जारी रहेगी। हम लोग यहाँ से पदयात्रा शुभारंभ कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग राजभवन और विधानसभा पदयात्रा के माध्यम से करेंगे 27 और 28 मार्च को। इसके बाद हम लोग पुनः दिल्ली, हम लोग रांची से दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग जा करके 13 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग लोकसभा में घेराव प्रदर्शन कर अपनी मांग पत्र को सौंपेंगे। फर्स्ट एड का जो भी सेवा पड़ेगा वो हम देने के लिए तैयार है ना। और इसमें बहुत सारा किट्स है, बहुत सा दवा है, जो लोगों को रास्ते में जरूरत पड़ेगा वही हम लोग दे रहे हैं। देखिए इसमें कुछ लाइटिन का दवा है, जो धूप में चेहरे जलेंगे वो लोग क्रीम है, दर्द का दवा है, कुछ गैस का दवा है, जो रास्ते में जरूरत पड़ेगा इन लोगों को। सदन में सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा आज एक बार फिर से उठा, जिससे देखते देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष में तल्खी बढ़ गई। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने राज्य में सूचना आयुक्त का पद अब तक रिक्त रहने का मामला उठाया, जिसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में नेता विरोधी दल का पद रिक्त रहने से सूचना आयुक्त के पद पर किसी की बहाली नहीं हो पाई। इधर सवाल का जवाब तो मिला नहीं, लेकिन इसी दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए बीजेपी विधायकों को अयोग्य बताते हुए बाहरी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी सदस्य भड़क जाते हैं और सदन में थोड़ी देर के लिए शोर शराबा भी मचा। इतना गंभीर विषय है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति सरकार क्यों नहीं कर रही? क्या ये सत्य नहीं है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति होने पर भ्रष्टाचार रुकेगा? क्या ये सत्य नहीं महोदय? आखिर क्या कारण है? सरकार सीधा सीधा जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है नियुक्ति? बस एक लाइन में जवाब देना। झारखंड विधानसभा में मुख्य विरोधी दल की भारतीय जनता पार्टी है, परंतु उक्त दल के नेता के संबंध में अभी सभा की घोषणा अथवा माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। एक रीजन अच्छा हमेशा कोशिश रही और इसके एवज में हम लोग माननीय अध्यक्ष विधानसभा से हम लोग ये जानकारी करने की चाहा कि यहाँ पर आपके जो विरोधी दल के नेता कौन है वो अब तक हमें प्राप्त नहीं है। न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सूचना आयुक्त आपके नहीं है। तो आप समझ सकते हैं महोदय कि ये इस विषय से सफर आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता कर रही है। अब विपक्ष के नेता नहीं है, उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, कैसे सूचना अधिकारी को बैठाया जा सकता है, ये तो सरकार को तय करना है ना महोदय। इससे सरकार भाग रही है, जिससे जनता प्रताड़ित हो रही है महोदय। माननीय सदस्यों को राज्य की जनता ने चुनकर भेजा और उन 25 में इनको एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति अपने दल में नहीं दिखा कि जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सके और उससे बहुत सारे विकास के काम रुक रहे। इन्होंने जानबूझकर इसको उलझाया है। ये बौरो लाए हैं, बौरो लाकर
और इस मामले को उलझा कर रखा है कि अपने दल से कोई नहीं हो सके नेता प्रतिपक्ष। 25 लोग मंत्री जी बोल रहे हैं, योग्य नहीं, मंत्री जी बोल रहे हैं। इसका दूसरा मंत्री उठ करके और इस तरह का आरोप लगाए महोदय, यह संसदीय व्यवस्था में पहला बार ऐसा देखने को मिला महोदय। या तो मंत्री को पढ़ाया जाए या ऐसे मंत्री को क्लास लगवाया जाए महोदय। कभी भी दो लोग उठ करके कोई सवाल का जवाब देते हैं। तो वहीं झारखंड में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासत बेहद तेज होती नजर आ रही है। खास बात यह है कि जिस बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत कम किया था, वही आज इसकी मांग को लेकर सदन में हंगामा कर रही है और सत्ताधारी गठबंधन पर चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने में विफलता का आरोप लगा रही है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार से आरक्षण के मुद्दे पर जनता को बरगलाना बंद करने की मांग की। वहीं आसू विधायक ने सीएम पर ओबीसी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इधर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने विपक्ष पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी और 3 महीने के अंदर 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। आज 27 महीने हो गए, आप क्यों नहीं दे रहे? हमने क्या किया नहीं किया उसको गिनाने की अब क्या जरूरत है? सरकार तो आपकी है, कानून आप बना सकते हैं। सरकार घिरी हुई है, ये सरकार गिरी हुई है और ये सरकार को पूरा युवा, पूरा लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, सारे लोग इस सरकार के खिलाफ में खड़े हैं। पूरी राज्य की जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। आज भी कई लोगों ने आंदोलन रखा है, कई लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया। इससे पहले आजसू पार्टी ने भी किया था, कई संगठनों ने किया था। पूरी राज्य की जनता में सरकार के प्रति जन आक्रोश है। इनके पास अब कुछ मुद्दा बचा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष सत्र बुला करके सरना कोड भी विधानसभा से पारित के उनके द्वारा किया गया। इस सरकार के द्वारा 27% का मामला है। सरकार इस पर काफी गंभीर है, बहुत जल्द उस पर भी काम चल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के लिए हेमंत सरकार को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि थाना और प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और थानेदारों की पोस्टिंग की लिस्ट भी सीएम हाउस में ही तय की जाती है। यहाँ पर पूरे राज्य में आज लॉ एंड ऑर्डर इतनी हद से बदतर और उसका कारण क्या कि आप तो सुन रहे हैं थानेदार की भी पोस्टिंग सीएम हाउस से हो रही है। जब थानेदार की पोस्टिंग यहाँ से हो तो फिर थानेदार एसपी की भी बात को नहीं मानते। एसपी का भी पोस्टिंग सुनते हैं बड़ी रकम लेकर के हो रहा है, तब तो फिर वो पैसा वसूलेंगे तो पैसा कौन शरीफ लोग तो नहीं देता है। थानेदार की ट्रांसफर पोस्टिंग तो एसपी को करना चाहिए। हम तो सुने कि यहीं से लिस्ट संभाल दिया जाता है कि इस दरोगा को वहाँ करना, इसको वहाँ करना, तो फिर अथॉरिटी तो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तब लॉ एंड ऑर्डर कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता। झारखंड विधानसभा में विधायक सीपी सिंह की टोपी पर लंबी बहस हुई। दरअसल सीपी सिंह ने जो टोपी पहनी थी उसमें उनकी पार्टी का सिंबल खिलता हुआ कमल था। इस पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद स्पीकर ने भी सीपी सिंह से टोपी रख देने की अपील की। मामले में हस्तक्षेप करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में कोई भी सदस्य अपनी पार्टी का सिंबल लेकर नहीं आए, इसे तय किया जाना चाहिए। बाद में स्पीकर के निर्देश पर सीपी सिंह ने मार्शल को टोपी सौंप दी। पार्टी का सिंबल है अध्यक्ष महोदय, तब तो फिर हम लोग भी कल से सिंबल लगा के बैठेंगे। विपक्ष के सदस्यों को हमारे टोपी से इतना परेशानी क्यों है? मेरे टोपी पर खिलता हुआ कमल है, इस कमल से इन लोग को परेशान नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपको यदि परेशानी है टोपी से तो आप बताइए कि क्या परेशानी है टोपी से। ठंडा का समय आते हैं, कोई बाल नहीं वो भी लगा कर आते हैं, लेकिन सिंबल लगाकर आना मुझे नहीं लगता है कि ये परंपरा का कायम होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे जो कोई भी दल का कोई अपना सिंबल लेकर नहीं आए, ये थोड़ा अलग भी है। हमारा टोपी उछालने में मजा आ रहा है क्या? क्यों टोपी उछालते हैं भाई? टोपी मत उछालिए ना, आपको मर्जी आए आप कल भी पहन के आइए। यदि ये असंसदीय है तो आप बताइए अध्यक्ष महोदय कि ये असंसदीय है।
सभी राज्यों के स्कूलों में भगवद गीता को शामिल करने की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भगवद गीता नैतिकता सिखाती है और समाज की भलाई के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव भी कराती है। उन्होंने कहा कि गीता में कई नैतिक कहानियां हैं जो छात्रों को प्रेरित करेंगी और इसकी पढ़ाई कराई जाए तो बच्चे भी इसे सीखेंगे, जिसका अच्छा असर बच्चों की परवरिश पर होगा। उन्होंने ट्वीट के जरिए सभी राज्यों से भगवद गीता की पढ़ाई पर विचार करने की अपील की है। तो प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री जिन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी पढ़ाई सभी राज्यों की तरफ से होनी चाहिए। भगवद गीता हमें नैतिकता और सदाचार की सीख देती है। ये हमें समाज की बेहतरी के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान देती है। इसमें कई ऐसी नैतिक कहानियां हैं जो छात्रों को प्रेरित कर सकती हैं। सभी राज्य इसके बारे में सोच सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के ट्वीट के बाद अब झारखंड में इसे लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकारी स्कूलों और मदरसों में गीता की पढ़ाई कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर के पैसों से जब मदरसे में इस्लाम की पढ़ाई हो सकती है तो फिर गीता की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। इधर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला बोला और इस व्यवस्था को पहले बिहार और बीजेपी शासित राज्यों में लागू करवाने की चुनौती दे दी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति केवल मदरसा, शमशान और कब्रिस्तान पर ही टिकी हुई है। उन्होंने बीजेपी पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कोई भी सरकारी संस्थान जो सरकार के पैसे से चलता है वो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। तो जो भी सरकारी संस्थान हो वहाँ पर जब मदरसा की जब बात आती है तो आप इस्लाम की पढ़ाई करते हैं। तो सरकारी पैसे से इस्लाम की पढ़ाई हो तो सरकारी पैसे से गीता की पढ़ाई क्यों नहीं हो। और जहाँ तक बात है गीता पढ़ाने की तो मैं सलाह देना चाहूँगा उन्हें कि वो जो पास में राज्य है बिहार, वहाँ उनकी सरकार है और भी जो भाजपा शासित प्रदेश है पहले वहाँ इसको लागू करवाएं, तब झारखंड पर बात करें। और झारखंड में बात करने का कोई राइट नहीं है। इस तरह की बातें करके सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, मुझे लगता है अब ये लोग उम्र की ढलान पर हैं। इस तरह की बात करके कुछ लगता है मन बहलता होगा। मदरसा, स्मशान, कब्रिस्तान पर ही इन लोगों की राजनीति टिकी हुई है, क्योंकि ये 56 इंची तो इनकी वास्तविक में है नहीं। ये समाज को तफरका फैला करके सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि कैसे समाज में विद्वेष वातावरण जो है हम पैदा कर पाए। और बड़ी खबर इस वक्त पड़ोसी राज्य बिहार के गया से आ रही है, जहां पर फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मी से 7,76,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मी से ये लूट हुई है। 7,76,000 की लूट को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। घटना आमस थाना के हिमजापुर पुल के पास की है। रुक एक बार फिर से झारखंड की खबरों का। तो चारा घोटाला मामले में दोषी बिहार के पूर्व मंत्री आर.के. राणा की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। आर.के. राणा को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। राणा को सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी की शिकायत थी। आज हम लोग को तो लग रहा है कि केस थोड़ा डिटोरिएट किया है। अभी वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे। अच्छा, कब डाला गया वेंटिलेटर पे? आज आंसू हो गए। डॉक्टर की तरफ से क्या आया सर फीडबैक? डॉक्टर की तरफ से है कि इनके लीवर और पेट के आसपास कहीं पे कोई रप्चर है और उसमें फ्लूइड बन रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।